तो हेलो बच्चों, QFT जो अपने क्वेस्ट फॉर टॉप 100 का आपको बुकलेट मिली, उसमें एक चैप्टर आपके प्रोबेबिलिटी रहा होगा। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन करेंगे, सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स अ नंबर ऑफ कलर्ड बॉल्स विद इक्वल नंबर ऑफ ईच कलर. Adding 20 balls of a new color to the bag would not change the probability of drawing without replacement two balls of the same color then. तो आपसे ये चार ऑप्शन पूछे। देखो सवाल समझते हैं। कुछ कलर्ड बॉल्स रखी हुई हैं और सेम कलर की जो सारी बॉल है उनका नंबर भी सेम है, इक्वल नंबर। जैसे अगर मैं बोलूं कि C1 कलर है, C2 कलर है, C3 कलर है, CN कलर है, तो ये n कलर्स हैं और सबकी नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो समान है, बराबर है। तो x x x x x मान लेते हैं। फिर इसमें एक दूसरा कलर CN+1 डाला, NH1+1 है और उसकी 20 बॉल डाली। तो वो ये कह रहा है कि पहले दोनों बॉल सेम कलर निकालने की जो प्रोबेबिलिटी थी वही 20 गेंद ऐड करने के बाद कलर निकालने की प्रोबेबिलिटी है, सेम कलर निकालने। तो हम इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं और इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनिशियली सेम कलर की दो गेंदें निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो पहली बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कोई भी निकल जाए। टोटल कितनी गेंदें हैं अपने n x+x+x n टाइम्स। तो टोटल nx में से कोई भी एक गेंद निकाल ली, डिवाइडेड बाय nx, 1 ही आएगा, प्रोबेबिलिटी 1 वैल्यू 1। दूसरी बॉल क्या होनी चाहिए? दूसरी बॉल जो है वो 1 2 3 इनमें से कोई एक कलर की एक गेंद आ चुकी है। अब दूसरी मुझे सेम कलर की चाहिए। तो उसी जो बची हुई गेंद है, कितनी गेंदें बची होंगी हमारे पास, कितनी गेंदें बची होंगी? अब मुझे दूसरी सेम कलर की चाहिए। तो यहाँ पर कितनी गेंदें बची होंगी? जैसे मान लो C1 C2 कलर की एक गेंद आ गई। अब मुझे अगली गेंद वही चाहिए, तो वो कौन सी होगी? कितने तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ? x-1 तरीके से कोई एक बॉल सेलेक्ट किया और डिवाइडेड बाय nx-1। ये प्रोबेबिलिटी है स्टार्टिंग में। ये बराबर है 20 ऐड करने की। अब देखो टोटल कितनी गेंदें आ गई होगी? 20। अब इनमें से कोई एक लें तो बची हुई x-1 में से लेनी पड़ेंगी, लेकिन इसमें हमें पता नहीं है। तो मैं ऐसे केस बना लेता हूं कि या तो वो सेम कलर की इनमें से आए, तो वो तो यही रहेगा nx/x-1। अब टोटल कितनी हो गई? nx+20 और nx+90। या फिर इसमें से आए, तो इसमें से क्या आएगी? 20/nx+20 और 19/nx+90। ये मैंने दो पार्ट में तोड़ लिया। पहला तो वही कि इसमें से कोई एक कलर की आ रही है, तो वो तो बस पता है हमें क्या होगा। या फिर दोनों इस कलर की आ रही हैं, उसको अलग से सॉल्व कर दिया। तो ये बाद में और ये पहले, दोनों कलर सेम होने की प्रोबेबिलिटी। अब इनको इक्वल करके आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो nx nx काट देते हैं, तो ये हो जाएगा x-1/nx-1 इज इक्वल टू nx इंटू x-1 प्लस 20 इंटू 19 अपॉन nx+20 nx+9। अब इसको सॉल्व करना भारी काम हो रहा है हमारे लिए। एक इक्वेशन दो अननोन, लेकिन हमें ये पता है कि x भी इंटीजर है और n भी इंटीजर है। तो देखो इसको हम नेक्स्ट पेज पर फिर से लिख लेते हैं। x-1 अपॉन nx-1 इज इक्वल टू nx इंटू x-1 प्लस 20 इंटू 19 अपॉन nx+20 nx+9। एक्स और एन दो अननोन है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन वगैरह क्या करें। nx को मान लेते हैं कि a है और x को मान लेते हैं कि b है, या x-1 को ही मान लो b है ना, x-1 b है। तो ये बन जाएगा b/a -1 इज इक्वल टू ab प्लस 380 अपॉन a प्लस 19 a+20। इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन दो अननोन है, तो किसी एक को दूसरे की टर्म में लिखकर देखेंगे। तो ये हो गया a² प्लस 39a प्लस 380 इज इक्वल टू
कोई पहला ही सवाल जो है वो ज़्यादा कैलकुलेशन वाला हमें मिल चुका है। तो ये देखो ए स्क्वायर बी प्लस 39ab प्लस 380b, ए स्क्वायर बी प्लस 380a माइनस ए बी माइनस 3, ए स्क्वायर बी तो गया, 39ab और ए बी, ये हो गया हमारे पास 40ab प्लस 380b माइनस 380a प्लस 380। तो ये 4 4, ये 0 तो हटाओ, तो ये हो जाएगा 2ab प्लस 19b माइनस 19a प्लस 19। अब देखो ए को बी की टर्म में या बी को ए की टर्म में रख दो। जैसे मैं यहाँ पर ए को क्या लिख सकता हूँ, ए को लिख सकता हूँ 19b प्लस 1 अपॉन 19 माइनस 2। हम जानते हैं ए और बी दोनों इंटीजर है, अब 19 के मल्टीपल में कटना चाहिए, तो 2b 1 तो हो नहीं सकता, सॉरी 2b 0 तो हो नहीं सकता, 19 19 कट जाए। तो इस पूरे को 1 करने के लिए b को क्या रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। b 9 रखते ही a 190 आ गया, a 190 मतलब nx 190 और x माइनस 19 मतलब x 10। तो कितने कलर थे, 10 कलर की गेंदें थी और टोटल कितनी गेंदें थी 190, तो n 9 आ गया, 19 आ गया। तो अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं भाई, द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग बिफोर एडिंग 20 कलर्स 190, करेक्ट है, तो बी गलत हो गया। सी द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ईच कलर बिफोर एडिंग 20 बॉल्स इज 10, तो आपके x माइनस 1 9 आया ना, तो x 10 आ जाएगा, x 10 आ जाएगा, सही है। तो ये दो ऑप्शन करेक्ट आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट पीके बी अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ k साइड्स ईच ऑफ whose sides of has length unity, कंसिडर अ सेट A p3 p4 से लेकर p10 तक एन एलिमेंट एन एलिमेंट इज चूजन फ्रॉम सेट A। तो देखो ये तीन साइड का रेगुलर पॉलीगन, चार साइड का रेगुलर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन से लेकर रेगुलर हमारे 10 साइड का मिला। कोई एक सेलेक्ट करेंगे तो कितने, 8 है। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑल द डायगोनल्स ऑफ द चूजन पॉलीगन आर इक्वल इन लेंथ। जैसे ट्राइंगल का तो कोई डायगोनल होता नहीं है, स्क्वायर की बात करें दोनों डायगोनल सेम होते हैं। अगर पेंटागन की बात करें, रेगुलर पेंटागन की बात कर रहे हैं, तो रेगुलर पेंटागन में भी डायगोनल सेम होते हैं, देख सकते हैं ये आप। जैसे मैं क्या करता हूँ, ऐसे सर्कल बना के एक रेगुलर पेंटागन बनाता हूँ, रेगुलर पेंटागन 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 5, ये रेगुलर एक पेंटागन बनाया हमने। तो देखो इसके जो डायगोनल होंगे, ये दोनों सेम साइड रेगुलर है, तो ये दोनों सेम है, तो जैसे इसकी कोई लेंथ आएगी, मैं बोल रहा हूँ इसको ऐसे मिला दो तो ये लेंथ भी सेम आएगी। जितने भी डायगोनल बनेंगे ये दोनों साइड सेम, तो ये भी उसी के बराबर आएगा, एंगल सेम है ना अंदर का, इंटरनल एंगल सारे सेम है, तो सारे डायगोनल सेम लेंथ के आएंगे, इसके भी। तो स्क्वायर और पेंटागन में तो सेम साइड के आएंगे। अगर मैं हेक्सागन की बात करूं तो दिख रहा है मुझे कि जो ये वाला डायगोनल है ये तो इसका डबल है, और जबकि ये अलग साइड का आएगा, तो यहाँ पर ये डायगोनल अलग आ गया। हेक्सागन में सेम नहीं मिलेंगे, ऐसे ही सेप्टागन, ऑक्टागन, इन सब में भी आपको सेम नहीं मिलेंगे। तो दो पॉलीगन ऐसे हैं, 4 साइड का और 5 साइड का, तो इधर हो जाएगा इक्वल लेंथ है अगर डायगोनल की, तो 2/8 आना चाहिए, तो ये गलत होगा, ये सही हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ चूजन पॉलीगन इज एन ऑड नंबर, नंबर ऑफ डायगोनल तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, nc2 माइनस n, इसमें तो 0 आएंगे, 4 वाले में 2 आते हैं, 5 वाले में 5c2 माइनस 5, 6c2 माइनस 6, 7c2 माइनस 7, 8c2 माइनस 8, 9c2 माइनस 9 और 10c2 माइनस 10। देख सकते हैं किस किस में ऑड आ रहे हैं, इसमें 10 माइनस 5 5 ऑड आ रहे हैं, इसमें 15 माइनस 6 21, इसमें 21 माइनस 7 14, ऐसे ये भी इवन आएगा, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो 5 21 इधर, 10c2 45 माइनस 10 ये भी आएगा, 1 2 3 और 7c2 9c2 कितना होगा 36 में, ये भी ऑड आएगा। तो देख लो भाई कितने आ गए, 1 2 3 4 5, 5 आ गए क्या,
4 आ गए, 5, 21, 9 वाला, 10 वाला, पेंटागन, हेक्सागन, 9 साइड और 10 साइड, 4, 4/8, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला nc2 माइनस n से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ 2010 बॉक्सेस, एक मिनट, ये पहला ही तो था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ईच ऑफ 2010 बॉक्सेस इन अ लाइन कंटेन्स 1 रेड मार्बल। 2010 बॉक्स हैं, इसमें हर किसी में एक रेड मार्बल है, और के 1 से लेके 2 तक के व्हाइट मार्बल, इसमें एक व्हाइट मार्बल, इसमें 2 व्हाइट मार्बल, इसमें 3 व्हाइट मार्बल, इसमें 2010 व्हाइट मार्बल। हाँ, a child begins at first but successfully draws a single marble at random from each box in order. He stops when he first draw a red marble. P and B the probability he stops after drawing exactly n marbles. n मार्बल निकालने के बाद वो रुक जाएगा, और nth मार्बल क्या होना चाहिए हमारा? nth मार्बल होना चाहिए रेड मार्बल। तो n-1, शुरू में सब में से व्हाइट निकाले तो 1/2, फिर इसमें से 2/3, 3/4, 4/5। nth बार में होगा n/n+1, और nth बार n-1 बार लिखेंगे। nth बार में तो उसको रेड निकालना है, n-1 में क्या होगा? इधर n-1 में होगा n-1/n, और लास्ट वाले में nth में से उसको रेड निकालना है 1/n+1। दिस इज द P। ये चाहिए हमें लेस देन 1/2000। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 2, 2, 3, 3, 4, 4 सब कैंसिल होंगे, तो 1/n+1 इज लेस देन 2010, तो n स्क्वायर प्लस n जो है वो ग्रेटर देन 2010 आना चाहिए। तो इसको तो आप हिडन ट्रायल से ही करेंगे। तो देखो क्या है, 44, 45, n स्क्वायर, n+1 कितना होगा? 45 × 40, ये आ जाएगा ज्यादा 2010, ये आएगा तो ये भी आ जाएंगे, तो 45, 46, 47। Next question, there is a group of 6 persons, they play a game in which each has to select a number from 1 to 4। 1 से 4 में नंबर सेलेक्ट करना है। Let an is even that n persons have selection of same numbers। तो आपसे A5, A6 पूछा है। A5 मतलब क्या है? A5 मतलब है 6 में से 5 लोगों ने सेम नंबर सेलेक्ट किया, तो 6 में से पहले 5 लोग सेलेक्ट कर लिए, उन पांचों को नंबर कौन सा लेना है? तो नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि 5 लोग तो वही नंबर सेलेक्ट करें, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, और जो छठा आदमी है वो कोई और नंबर सेलेक्ट करे, और PA6 क्या हो जाएगा? 6C6, 4C1, 1/4 पावर 6। देख लो भाई, PA6 कितना आ रहा है? 1/4 पावर 5, सी ऑप्शन। ऐसे ही A5 निकाल लेंगे, 6 × 4/4 पावर 6, 3, तो ये हो गया 18/4 पावर 5, 18/4 पावर 5। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्स कंटेन्स 3 कॉइन्स B1, B2, B3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन दीज कॉइन्स आर 1/2, 1/4 एंड 1/8। बायस्ड कॉइन है। If one of the coin is selected and tossed it m times and got exactly 10 heads। ओके, ठीक है, और m ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, और हमसे m बराबर 10 के बारे में ही तो पूछा है, और फिर m टेंड्स टू इंफिनिटी भी पूछा है, तो एक्सप्रेशन m में ही निकाल लेते हैं हम लोग। और XYZ डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज कॉइन B1, B2, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम भी बोलते हो आप इसको। x क्या होगा? x होगा कि मान लो हमने 1/3 से B1 सेलेक्ट किया, 1/3 से B2 सेलेक्ट किया, 1/3 से B3 सेलेक्ट किया, और 10 हेड आ गए, 10 हेड आ गए, 10 हेड आ गए। x मतलब ये ऊपर जाएगा, y मतलब ये ऊपर हो जाएगा, z मतलब ये ऊपर हो जाएगा। ऐसे ही बेस थ्योरम करते थे हम लोग। तो पहले वाले में B1 का क्या सीन होगा? अगर B1 सेलेक्ट हुआ और 10 बार उछाला
तो 10 के 10 में मतलब m बार उछला, तो MC10 1/2 पावर 10 1/2 पावर m माइनस 10। ऐसे इधर हो जाएगा MC10, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 पावर 10 और इधर हो जाएगा 3/4 पावर m माइनस 10। सेम यहाँ पर 1/8 पावर 10, वो MC10 तो आएगा ही, MC10 1/8 पावर 10 7/8 पावर m माइनस 10। और ऊपर हम इसका निकाल रहे हैं x वाले का, तो x वाला टर्म आ जाएगा, तो m ही बचेगा। तो 1/3 1/3 1/3 कैंसिल, MC10 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 भी कैंसिल, हमारे पास बच गया 1/2 पावर m डिवाइडेड बाय इधर 1/2 पावर m प्लस 3 पावर m माइनस 10 अपॉन 4 पावर m प्लस 7 पावर m माइनस 10 अपॉन 8 पावर। ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो। एक्स एम को अगर 10 रखेंगे तो एक्स ये आ रहा है या नहीं आ रहा वो देखना है हमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पावर m अपॉन 4 पावर m प्लस 2 पावर m 3 पावर m माइनस 10 प्लस 7 पावर m माइनस 10। m को 10 रख दो, 4 पावर 10 4 पावर 10 2 पावर 10 10 पावर, सही है। ऐसे ही y निकालेंगे, y में m को 10 रखेंगे। अच्छा, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी तो क्या होगा, अपॉन में ही ज्यादा बचेगा हमेशा। 4 पावर m 7 पावर m, उधर भी ऊपर नीचे ही ज्यादा आएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा x वाला। ऐसे ही z निकालेंगे तो उसकी m की इन्फिनिटी पर लिमिट 1 आ जाएगी, उसमें ऊपर भी 7 पावर m बनेगा, नीचे भी 7 पावर m बनेगा, या फिर सेम सेम बनेंगे m की पावर, मतलब m टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, तो वो ऊपर और नीचे जो टर्म है, जैसे यहाँ 4 पावर m और नीचे 7 पावर m आ रहा है ना मैक्सिमम, तो ये नीचे वाला ज्यादा है, तो नीचे वाला बड़ा टर्म है पहले इन्फिनिटी हो जाएगा 0 हो जाएगा, जबकि थर्ड वाले में z वाले में यही ऊपर जाना है 7 पावर m ही, तो कॉमन आ जाएंगे तो 1 आ जाएगा। वो आप करके देख सकते हैं इसी तरह से। 6th question, 4 people sit around a circular table and each person will roll a normal die, 6 faced die once. The probability that no two people sitting next to each other will roll the same number. सेम नंबर नहीं रोल करना है, 4 लोग बैठे हैं भाई। ए से अगर शुरू करें तो ए तो चाहे कुछ भी रोल करे, है ना, फिर बी के लिए 5 ऑप्शन, डी के लिए 5 ऑप्शन, है ना। ए ने मान लो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी रोल कर दिया, फिर बी उनको छोड़ के, बी और डी उसको छोड़ के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर सी पर दिक्कत आएगी। सी देखो, इसको दो पार्ट में ऐसे क्यों नहीं तोड़ दें कि ए और सी अगर सेम सेम थ्रो कर रहे हैं, तो ए और सी सेम सेम अगर थ्रो कर रहे हैं तो बी और डी के पास तो 5-5 ऑप्शन बचेंगे। जैसे पहला केस मैं बनाता हूं, ए एंड सी थ्रो सेम नंबर, तो ए के लिए 6 तरीके कोई भी ले ले, सी का एक ही तरीका बचा, और बी और डी के 5-5 आ जाएंगे, बी और डी के 5-5 आ जाएंगे। अभी इसको भी 5, अब इन दोनों ने सेम किया है तो इसके भी 5, डिवाइडेड बाय 6 पावर 4 प्लस जब ए एंड सी थ्रो डिफरेंट नंबर, अब ए और सी ने डिफरेंट नंबर थ्रो किया तो 6 और सी का 5 ले लेते हैं भाई, बिल्कुल अलग अलग है दोनों। मान लो इसने 6 किया, इसने 5 किया, अब इसके पास और इसके पास दोनों के पास 4-4 ऑप्शन ही है, ना तो 6 आना है ना 5 आना है, तो 4 इंटू 4, मेरे ख्याल से इससे आंसर आ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं n कितना आएगा, n यही है, तो ये हो गया 6 इंटू 5, तो 5 प्लस 16, तो ये हो गया 30 इंटू 21, ये आ रहा अपना। तो डिविजिबल बाय 3 है, 7 भी है, 9 है क्या, 3 और 3 है, 7 स्क्वायर ये नहीं है, तो ABC आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अ प्लेयर थ्रोज एन ऑर्डिनरी डाई विद फेसेस नंबर्ड 1 to 6, व्हेनेवर ही थ्रोज 1 ही हैज अ फर्दर थ्रो,
इफ Pn इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल स्कोर ऑफ n। ठीक है, 1 आएगा तो वापस करना है, वरना कुछ नहीं करना। आपसे P5 और P8 पूछा है। P5 क्या होगा भाई, या तो वो पहली बार में ही 5 फेंक दे, या पहले 1 फेंके फिर दोबारा मौका मिलेगा 4 फेंक दे, या फिर 1 फिर 1 फिर 3 फेंक दे, या पहले 1 1 1 फिर 2 फेंक दे। बस यही खत्म हो जाएगा। अब आप मान लो ये लिखना चाहते हो 1 1 1 1 4, मान लो 4 1, तो अगली बार उसको क्या फेंकना पड़ेगा 1। अरे तो फिर से नंबर आ जाएगा, फिर से नंबर आ गया तो 5 से ज्यादा चला जाएगा मामला, तो आपको यहीं रुकना पड़ जाएगा। इधर चला गया, तो ये वाला केस नहीं। अब बस इसकी आंसर लिख दो आप, 1/6 1/6 इंटू 1/6 1/6 का क्यूब 1/6 की पावर 4। तो जीपी लगा के लिखा हुआ है, जीपी का सम 1 माइनस 1/6 पावर 4 अपॉन 1 माइनस, तो ये हो गया 1/5 1 माइनस 6 पावर। ए ऑप्शन 8 के लिए, 8 के लिए ये हो जाएगा, या तो अब 8 डायरेक्ट तो नहीं फेंक सकता, तो 8 के लिए 1 1 6 1 1 1 5 1 1 1 1 4 या 1 1 1 1 1 3 या 1 1 1 1 1 1 2। तो ये भी जीपी बन जाएगी, 1/6 के क्यूब से शुरू होती हुई यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसका भी आंसर लिख देंगे, एक ऑप्शन आ जाएगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई है ना, आई फ्लिप 4 कॉइन्स एंड ईट ऑल द कॉइन्स दैट लैंड ऑन टेल्स। तो ये आई कोई आई नहीं, कुछ और है, ये जो कॉइन खाता है वो इंसान है। I flip all the uneaten coins again and then eat all the coins that lands on tail। 2 बार उसने ऐसा किया, 4 कॉइन उछाले, टेल आ गया तो खा लिया, बाकी छोड़ दिए, फिर उछाला फिर टेल आया तो खा गया। द प्रोबेबिलिटी दैट आई हैव ईटन एटलीस्ट 3 कॉइन्स। तो देखो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, किसी भी एक कॉइन के खाए जाने की इवेंट तो इंडिपेंडेंट ही है ना। कोई भी एक कॉइन को कब खाया जाएगा, जब दोनों में से किसी एक बार में टेल आ जाए। तो कब नहीं खाया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ईटन, किसी भी कॉइन के नहीं खाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब दोनों बार हेड हेड आ जाए। तो 1 माइनस 1/2 1/2, कितना आ गया 3/4। भाई हम ये बोल रहे हैं कि पहली बार भी उसके से हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, तो 3/4 हो जाए। कब कब खाया जा सकता है, पहली बार में टेल आ जाए खा लिया होगा, तो ये आ जाएगा 3/4, या पहली बार में नहीं आया तो दूसरी बार में आ गया। अब 4 में से 3 कॉइन खाने हैं, तो 4C3, ये तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लगा दो आप। इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 27/64 और ये 81/4 पावर 4, सॉरी नॉट 64, 4/4 और ये 4/4, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 108 प्लस 81 189 डिवाइडेड बाय 4/4। इसको सॉल्व करें फिर, तो कैंसिल तो होगा ही नहीं, P 189 हो गया और Q 2/8 250, सही तो है, फिर ए और डी आ गए। नेक्स्ट देखिए, अ स्लिप ऑफ पेपर इज गिवन टू अ पर्सन ए हु मार्क्स इट विद अ प्लस और माइनस साइन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज राइटिंग प्लस इज 1/3। A passes the slip to B who may either leave it as it is or change the sign before passing it to C। C पास करेगा D को, D पास करेगा रेफरी को, जिसको प्लस साइन दिख गया। If B C D change the sign with probability 2/3, the probability that A originally wrote the plus sign। देखो कहानी क्या है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। A ने कुछ लिखा, फिर B ने या तो चेंज किया या वही रहने दिया, सेम C ने किया, सेम D ने किया। डी के होने के बाद उधर प्लस साइन दिख रहा है,
हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ए ने प्लस साइन किया हुआ, तो वही बेस थ्योरम का सवाल, नीचे वो लिख देते हैं जब प्लस साइन लिखा हो, तो प्लस साइन की प्रोबेबिलिटी 1/3। मान लो ए ने प्लस साइन लिख दिया 1/3 से, ठीक है। अब पॉसिबल केसेस क्या क्या है कि ये प्लस वाला और या माइनस लिखा हो या प्लस लिखा हो, प्लस वाला मूव ऑन होके प्लस ही मिलेगा, तो प्लस 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 शुरू में था, अपन केस बना लेते हैं कि ए ने तो प्लस लिखा, बी ने भी चेंज नहीं किया, सी ने भी चेंज नहीं किया, डी ने भी चेंज नहीं किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, चेंज नहीं करने की 1/3 दे रखी है, चेंज करने की 2/3 है, तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, किसी ने भी चेंज नहीं किया। अब क्या होगा, अब दो चेंज कर दे, जैसे माइनस प्लस माइनस, तब तो नहीं हो पाएगा भाई। ऐसे मान लो इसने माइनस कर दिया, फिर इसने प्लस कर दिया, इसने भी चेंज कर दिया माइनस से प्लस, और इसने प्लस रहने दिया, फिर यही तो है, हाँ इसने चेंज किया फिर इसने भी चेंज किया, दो चेंज होने चाहिए, या तो प्लस माइनस प्लस, या इसने चेंज किया इसने नहीं किया फिर इसने कर दिया, ये केस आएंगे। तो देखो ये वाले केस को हम क्या बोल सकते हैं, इन तीनों को अगर देखना हो तो 2/3 2/3 1/3, चेंज चेंज नो चेंज, नो चेंज 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 नो चेंज चेंज, दो बार चेंज किया है एक बार चेंज नहीं किया है, तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3, दो बार चेंज एक बार चेंज नहीं किया, ये 3 बार आ रहा है 2 3। ये वो केस है जब उसने शुरू में प्लस लिखा होगा, ऐसे ही शुरू में माइनस लिखा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। अब शुरू में माइनस लिखा होगा तो कैसे उसके पास प्लस मिल सकता है, कि भाई सबने चेंज कर दिया, इसने प्लस से माइनस किया, इसने प्लस से माइनस, इसने माइनस से प्लस किया, इसने प्लस से माइनस, फिर इसने माइनस से प्लस, तीनों ने चेंज कर दिया 2/3 2/3 2/3, या फिर किसी एक ने चेंज किया बाकी सबने वही रहने दिया, किसी एक ने चेंज किया, तो किसी एक ने चेंज किया, तीन केस इसके भी बनेंगे, तो दो बार तो 1/3 आएगा, एक बार 2/3 आएगा, और ये 3 आएगा, ऐसे। ठीक है, अब ये तो हो गया, नीचे हमने वो प्रोबेबिलिटी लिखी है जब रेफरी को प्लस दिख रहा है, या तो ए ने प्लस लिखा होगा या नहीं लिखा, हमसे पूछा क्या है, ए ने प्लस ही लिखा, तो ये पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा, आंसर निकाल लेना, जो भी ऑप्शन हो मैच कर लेना, सही आना है, बेस थ्योरम का सवाल। अब आए अपने पास पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन। Let PQ be the set of first 8 natural numbers, first 12 natural numbers and first 20 natural numbers respectively. A number is selected from each of these sets, say PQ respectively, the probability that R is equal to P plus Q. P नंबर आया हमारे पास सेट A में से 1 से 8 तक कोई भी हो सकता है, Q नंबर आया पहले 12 में से 1 से 12 तक कोई भी हो सकता है। अब इनका सम R वाले के बराबर, तो मेरे ख्याल से आप देखो, इसमें पहले 8 में कोई भी लो, मान लो सबसे बड़ा 8 ले लिया, और इसमें पहले 12 में कोई भी लो, मान लो सबसे बड़ा 12 ले लिया, तो 8 और 12 तो 20 ही तो होगा सम, और उसमें 20 पड़ा ही हुआ है। तो जो भी आप पी और क्यू लोगे, कोई भी केस बनाओ, जो भी पी और क्यू लोगे उसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर उधर हमेशा ऐसा मिलेगा जिसका सम पी प्लस क्यू के बराबर होगा, तो इसका आंसर तो 1/20 ही होना चाहिए ना, कि आर में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, पी और क्यू चाहे कुछ भी आ रहे हो, मान लो पी 3 है क्यू 5 है, तो 8 ले लेंगे, 1/20 8 लेने की प्रोबेबिलिटी। मान लो वो 4 है वो 8 है, तो 4 और 8 12 हुए, तो आर में से 12 उठा लेंगे, 1/20 फिर से, तो इसका आंसर तो 1/20 ही आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी में आर बराबर पी माइनस क्यू की, पी माइनस क्यू में क्या होगा भाई, पी और क्यू जब मैं कुछ भी लूंगा तो पी और क्यू का डिफरेंस, मॉड है तो डिफरेंस देखना है, तो फिर से डिफरेंस तो आर में पड़ा ही होगा, फिर से डिफरेंस आर में पड़ा होगा, तो कोई भी उठा लो, क्या फर्क पड़ता है, फिर से 1/20, ऑप्शन ही नहीं है।
कौन सा केस मिस कर रहे हैं हम लोग, सोचिए जरा। पी और क्यू कुछ भी लोगे, डिफरेंस तो हमेशा 20 से कम ही आएगा, तो 1/20 तो आना ही चाहिए। अच्छा, जब पी और क्यू बराबर हो जाएंगे तो जीरो तो पड़ा हुआ ही नहीं है उसमें, तो आपको बस क्या लिखना है, जब पी और क्यू बराबर ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी। पी और क्यू बराबर ना हो तो 1 माइनस जब दोनों बराबर हो, दोनों बराबर है तो पहले वाले में से कोई भी ले लो, क्योंकि वो कम वाला है ना, पहले उसमें से लो, और उधर से वही लो जो वहां से लिया है। ये आ गया 11/12। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, जब दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अब कुछ भी लिया हो उधर से हमें एक ही चाहिए जिसका डिफरेंस p माइनस क्यू हो। ये आंसर आना चाहिए 11/240, है ना। तो बढ़िया सवाल है ये, ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एन इंसेक्ट इज इनिशियली एट ओरिजिन, इन ईच स्टेप्स इट मूव्स x+1 y से x to y+1, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, मतलब x, y पर है तो वो या तो राइट में एक जाता है या ऊपर एक जाता है। इस तरह के सवाल पीएनसी में आपने किए हैं, कैसे ग्रिड वाले सवाल होते थे कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाना है और या तो राइट जाता है या अप जाता है, ऐसे करके। तो तरीके होते हैं कई सारे, ये पीएनसी का सवाल है, फेमस सवाल है ना, कराया जाता है। तो वही पूरी कहानी लिखी हुई है। बोथ मूव्स आर p with the probability it reaches in alpha beta after alpha plus beta steps, और पी एल, ये तो कंडीशनल है, ये तो आप पढ़ के देख लो, ये कंडीशनल है, ये प्रोबेबली। P23 क्या बता रहा है, P23 ये बता रहा है कि ओरिजिन पर है ये ऐसे, ये 2,3, तो यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो किसी भी पॉइंट पर वो या तो राइट जा सकता है या अप जा सकता है, या तो राइट या अप। यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। हर बार कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4, उसको कितना चलना है, 2 राइट चलना है और 3 ऊपर चलना है, 5 बार उसके साथ ऐसा। जैसे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे कितने ऑप्शन थे उसके पास, 2 ऑप्शन थे, या तो ऊपर या नीचे। यहाँ भी, यहाँ पहुंच गया मान लो, तो यहाँ भी 2 ऑप्शन, यहाँ पहुंचा, यहाँ पे 1 ऑप्शन। ऐसे करके हम ये ऐसे इधर उधर इधर उधर कई जगह जाने, उसको टोटल कितना चलना है, 2 राइट स्टेप और 3 ऊपर स्टेप चलने। और तरीके तो हमें पता है, यहां से यहां पहुंचने के कितने तरीके होंगे, 5 में से कोई 2 स्टेप राइट ले ले तो 5C2। ये पीएनसी का सवाल है भाई, इस तरह से हम लोग करते थे। ये तो फेवरेबल तरीके हो गए। टोटल तरीके कितने हो गए, 2⁵, कहीं भी जा सकता है किसी भी जगह पर, हर पॉइंट पर 5 बार में। तो ये आ जाएगा उसके पास 10/32, 10/32, तो ये हो गया 5/16, D16C5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, P6623। 6623 का मतलब ये है, ऐसे मुझे 6 बनाने पड़ेंगे। यहां पहुंचना है, लेकिन वो 2 3 पहुंच चुका है, 2 3 तक ऑलरेडी जा चुका है, और उसको अब 6 तक पहुंचना है। तो भाई यहां तक तो जा चुका है, अब यहां से यहां तक का लिख दो बस। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7C4, 4 या 3 कोई भी सेलेक्ट कर लो, अपॉन 2⁻7, 35/128। ये हो जाएगा 5 2, 7 से थोड़ी ना जा रहा है, नहीं जा रहा, 35/128, बी और सी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग करते थे नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए। टोटल बस नीचे लिखना है 2⁻5 या 2⁻7। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, अ सिनेमा हॉल ओनर डिसाइड्स टू अवार्ड अ फ्री टिकट टू द फर्स्ट पर्सन हुज डेट ऑफ बर्थ मैचेस विद द पर्सन हु हैज ऑलरेडी बॉट द टिकट ऑन द सेम। अच्छा, मतलब जो सबसे पहले आया उसको कुछ मिल ही नहीं सकता है, उसकी किससे मैच करेगी। एज्यूमिंग दैट द डेट्स ऑफ बर्थ आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द 365 डेज ऑफ इयर, नो वन नोज अदर्स डेट ऑफ बर्थ, if the nth person in the queue counted from beginning has the probability Pn of winning the free ticket, then identified the correct assertions। P1 तो सही है, 0 ही होगा। P3 P2 P3 P2 P3 निकाल लेते। P2 क्या होगा,
P2 होगा कि पहले वाला तो भाई कुछ भी हो, उसकी बर्थडे कोई भी दिन पड़ती हो, लेकिन दूसरे वाले की बर्थडे उस दिन पड़नी चाहिए, तो P2 हो जाएगा 1/365। तो P2 हो जाएगा 1/365। पहले वाला का तो कुछ भी हो, उसको तो मिलना ही नहीं है, 365/365। दूसरे वाले को कब मिलेगा? जब उसकी उसी डेट पर आती हो, तो 1/365। तो P2 हो जाएगा 1/3। ए और डी दे रखा है, डी में क्या है? 3 वाला 365/365 इंटू इसको भी डेट ऑफ बर्थ, इसके पास 364 ऑप्शन रहेंगे, वो एक ना आ जाए बस। नीचे भी कम होता जाएगा क्या? तीसरे वाले में इन दोनों में से किसी भी एक डेट पे आ जाए, तो ये हो जाएगा 728/365 का स्क्वायर। ये सही तो है, डी भी करेक्ट है, सी भी तो करेक्ट होना चाहिए। फिर देखते हैं 1 मिनट आंसर की क्या है। सी इज ऑल्सो करेक्ट भाई, सी भी करेक्ट होना चाहिए। P2 इज 1/365। इसका आंसर ए सी डी कर लीजिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या बोला था? वैल्यू ऑफ एन फॉर विच पी एन इज मैक्सिमम। अब पी एन मैक्सिमम है भाई, इसमें तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी हमें। पी एन क्या होगा भाई? पहले वाले की कोई भी बर्थ हो, दूसरे वाले की वो ना हो जाए जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है, तीसरे वाले की भी वो ना हो जाए तो 363, इन दोनों की जो ना हो तो 363 दिन बचे। अब ये चलता रहेगा। हम चाहते हैं nth वाले की nth जीते, तो इधर से इधर तक कितने आ गए होंगे? n-1 आ गए होंगे। तो nth पर्सन जो होगा उसके पास n-1 ऑप्शन है जीतने के, कि भाई n-1 डेट्स में से कोई भी एक डेट मिल जाए उसको। तो n-1/360। इधर क्या आएगा? इसकी एपी बना लो, ये तो 365 ही रहेगा। तो इसकी एपी n-1 टर्म क्या होगा? 365 माइनस n-2 आ जाएगा, है ना? 367 -2 365। दूसरे वाले में 1 माइनस किया, तीसरे वाले में 2 माइनस किया, n-1 वाले में n-2 माइनस करेंगे। ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि Pn जो हो मैक्सिमम हो, मतलब Pn + 1 से भी बड़ा हो, और Pn जो हो वो Pn - 1 से भी बड़ा हो। अब तो ये रिकर्शन बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। इसे कोई एक में सॉल्व करता हूँ। भाई इसका जनरल टर्म मैच कर लेते हैं, तो 365 - n-2। ठीक है, है ना? जनरल टर्म ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 365 की पावर n इंटू n-1। अब Pn + 1 क्या होगा? Pn + 1 होगा, n की जगह n+1 रख दो, तो 366 - n डिवाइडेड बाय, ये n हो गया अपॉन 365 की पावर n+1। 365 की पावर n, n+1 सही है, n+1 n+1 पर्सन जीते ना। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे भाई। देखो 365 से लेकर 364 ये सारे कैंसिल होंगे, क्या बचेगा हमारे पास? इधर 367 - n है, तो इसके पहले होगा 367 - n, तो ये भी कट जाएगा। 367 तो 366 बचा, इधर से ये 365 बचा, तो ये हो गया
365 इंटू n माइनस 1 ग्रेटर देन n इंटू 366, ये हो गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 360। अब इस क्वाड्रेटिक को वही रूट बना के इसके सॉल्व करेंगे, ग्रेटर देन 0 n की कोई रेंज आएगी इरेशनल टर्म में, और इसको सॉल्व करके भी अब उसमें ग्रेटर देन की जगह लेस देन आ जाएगा, क्योंकि इधर ज्यादा बचेंगे इधर कम बचेंगे। तो एक एक्सप्रेशन ऐसा कुछ बनेगा n में क्वाड्रेटिक और लेस देन, दोनों को सॉल्व करके आपको निकालना है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा होने वाली है। तो एक एक्सप्रेशन मैंने बना दिया, एक इक्वेशन मैंने बना दी, है ना। दूसरी Pn ग्रेटर देन Pn माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा कुछ, अपन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो n स्क्वायर, देखो यही एक्सप्रेशन है, करेक्ट है बिल्कुल यहाँ तक। इससे आ जाएगा अपने पास n ग्रेटर देन 1 प्लस रूट 1461/2। देखो इरेशनल में आ रहा है, तो ये लगभग 20 से ज्यादा होगा। फिर जब दूसरी वाली को सॉल्व करेंगे तो वो ऐसा कुछ बनेगा, 363 आ जाएगा, और ये लेस देन 0। यहां से आएगा n लेस देन 3 प्लस रूट 1461/2, और ये भी लगभग 20 के आसपास आएगा। तो दोनों से कॉमन टर्म आ जाएंगे, तो n बराबर 20 हो जाएगा। तो n बराबर 20 पर वो मैक्सिमम मिलने वाला। एक कैलकुलेशन बिल्कुल पूरी की है हमने, अगले वाले भी इसको सॉल्व करोगे ये इक्वेशन बन जाएगी। तो 20 है, फिर तो ऑप्शन चेक कर लो, इवन नंबर है, मल्टीपल ऑफ 5 है, 6 डिवाइजर है। चलिए अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। ये देखो कितना बड़ा सवाल है, पूरा पेज खत्म हो गया इस पे तो। और प्रोबेबिलिटी में यही होता है, लैंग्वेज समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा सवाल होता है, आंसर एक लाइन में आता है उसका। इसमें इतनी ज्यादा डिटेल है। देखो भाई क्या है, दो यूनिवर्सिटीज हैं, राइस एंड स्टैनफोर्ड, क्वेश्चंस लिखे और उनके सॉल्यूशन जो है वो टूर्नामेंट में भेज दिए उन्होंने। The Rice group writes 10 questions every hour but makes a mistake in calculating their 10% of solution at the time. Stanford 20 लिखता है पर आवर और 20% गलती करता है। Each school works for 10 hours. अपन यहाँ तक का काम जो है ना एक लाइन में लिख देते हैं कि 10 घंटे काम किया इसने, 10 क्वेश्चन किए, तो 100 क्वेश्चन किए होंगे जिसमें 10% गलत है, तो 100 में से 90 सही है, 10 गलत है। उसने 20 प्रॉब्लम पर आवर में 10 घंटे काम किया, तो 400 सवाल दिए होंगे, 200 सवाल, सॉरी 20 इंटू 10, 200 सवाल दिए होंगे, और 200 में से 20% गलत है, तो 160 सही हो गए, 40 गलत हो गए। ये डेटा हमने इतने तक का यहीं लिख दिया अलग से, ताकि उसको बार बार पढ़ना ना पड़े। फिर इन्होंने क्या किया कि 10 घंटे काम करने के बाद अपने 200 और 300 सवाल जो है सेंड्स द प्रॉब्लम्स टू ए स्मार्टी, चेक करने के लिए भेजा किसी स्मार्ट लड़के के पास। However, Smarty isn't really so smart. अच्छा ये भी प्रॉब्लम है। And only 75% of the problem she thinks are wrong are actually incorrect. ये एक डेटा और आ गया भाई, कि किसी को चेक करने के लिए भेजा, उसने किसी सवाल के लिए ये बोला कि ये गलत है, और इसके 75% चांस है कि वो गलत है, मतलब 25% चांस ये है कि वो सही हो सकता है। चलो भाई, अब स्मार्टी ये बोलता है कि 20% क्वेश्चन जो राइस ने दिए हैं उसके 20% गलत है, और जो स्टैनफोर्ड ने दिए उसके 10% गलत है। ये इसने बता दिया, अपना एक जजमेंट पास कर दिया। अब एक प्रॉब्लम पकड़ी गई, उसको चेक किया और वो सही निकली। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि स्मार्टी को लगता है कि वो गलत है, क्योंकि स्मार्टी को तो लग रहा है गलत है, लेकिन उसके चांस भी तो थे ना। चलो भाई, पूरा डेटा अपन एक लाइन में जिस तरह से बेस थ्योरम का सवाल करते हैं उसी से हो जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है वो लिखते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट स्मार्टी थिंक्स द सॉल्यूशन इज रॉन्ग, उसको लग रहा है सॉल्यूशन रॉन्ग है, इसको मैं रॉन्ग स्टार बोल देता हूँ। रॉन्ग उसको बोलूंगा जो एक्चुअली रॉन्ग है, और गिवन दैट इट इज अ करेक्ट, सी मतलब करेक्ट। तो इसमें क्या आता है, नीचे आती है करेक्ट की प्रोबेबिलिटी, और ऊपर हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि उसको लगता है गलत है लेकिन वो करेक्ट है। बस इस एक लाइन में अपना आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको। देखो पूरा काम इतने से आंसर में आ जाएगा, इतनी सी लाइन में आ जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
पहले करेक्ट की प्रोबेबिलिटी लिख लेते, करेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई, टोटल 300 सवाल है ना, और सही कितने हैं 250, 250 बटा 300, तो पीसी तो कितना आ गया 250 बाय 300, बोले तो 5/6, पीसी का काम खत्म। अब स्मार्टी को कब लग रहा है रॉन्ग है वो देखना है कि स्मार्टी थिंक्स की सवाल रॉन्ग है, तो उसको क्या लग रहा है कि 20% फ्रॉम द राइस हैव इनकरेक्ट सॉल्यूशन। राइस के कितने सवाल थे 100 राइस के 200 उसके, तो राइस के हो गए 1/3 टाइम्स, और वो गलत है, तो राइस के 20% गलत है, तो 20/100 1/5। स्टैनफोर्ड 2/3 से स्टैनफोर्ड लिया और उसके 10% गलत लग रहे हैं, तो 1/10, ये कितना आ गया 2 और 2 4, 4/30, ये आ गया 2/15। देखो दो टर्म आ चुकी हैं उस एक्सप्रेशन की, 2/15 और 5/6, ये 2/15 ये 5/6, तो 2/15 अपॉन 5/6। अब बस ये लिखना है कि P ऑफ प्रोबेबिलिटी, हमें ये बतानी कि स्मार्टी को तो लगता है रॉन्ग है लेकिन एक्चुअल में करेक्ट है, वो यहाँ पे दे रखा है जो मैंने शुरू में ही कहा था, डेटा बताया भी था आपको, 25% केस ऐसे हैं कि स्मार्टी को तो लगता है गलत है लेकिन वास्तव में सही है, तो 25% मतलब 1/4, ये आंसर आ गया। इतना लंबा सवाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन का सवाल था और ये यहाँ पे सॉल्व हो गया अपने 2 लाइन में। चेक कर लेते हैं आंसर भी, तो ये हो गया 1/30 इंटू 6/5, बोले तो 1/25, तो 1/n², n इज 5। तो देखो मल्टीपल करेक्ट में भी जो सबसे पहला सवाल था वो ऐसे ही था, लंबा चौड़ा बड़ा सा, और उसका आंसर हमने निकाला था कैलकुलेशन करके। सब्जेक्टिव में पहला सवाल ऐसा ही निकला, इतना लंबा चौड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 people play the following game. They have a cube initially white. One by one the player mark an X on a white face of the cube and roll it like a die. The winner is the first person to roll an X. For example, player 1 with probability. हाँ ठीक है, मतलब ऐसा है, एक बड़ा सा एक वो क्यूब ले लिया व्हाइट कलर का, पहले वाले ने लिया एक जगह एक्स लिख दिया और उछला, एक्स आ गया तो वहीं जीत गया। मान लो वो नहीं जीता, दूसरे के पास आया, तो उसने दूसरे जगह एक्स लिखा, उछाला, तो एक्स आ गया तो जीत जाएगा। ऐसे करके जब छठे आदमी तक पहुंचा होगा मामला, तो उसके पास एक ही फेस बचा है जिस पर वो एक्स डालेगा, और जब घुमाएगा तो हमेशा आना है, तो छठा तो जीतेगा ही जीतेगा। हाँ यही बोला इसने, वाइल नन ऑफ द 1 to 5 win, player 6 will place X and win for sure. सही है। The probability that the 6th player wins is this. छठा प्लेयर कब जीतेगा ये बताना है आपको। छठे प्लेयर का जीतने की प्रोबेबिलिटी, पहले 5 हार जाए तो पहले वाले के हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है ना, जहां एक्स रख रखा है वो ना आए बस। दूसरे वाले के हारने की, अब 2 जगह एक्स है तो 4 में से कोई एक आ जाए, तीसरे वाले के हारने की 3 2 1, और छठा तो अब जीत ही जाएगा जब पहले 5 हार गए तो यही आंसर है। तो इसको सॉल्व कर लो आप, 2 3 6 गया, ये 2 3 2 3 3 3 6, 9 6 54 6 324, तो यही आ गया 5, तो 5 आ गया, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर आर 10 कार्ड्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to 10, 3 कार्ड्स डिनोटेड बाय ए बी सी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ए बी सी 10 में से कोई 3 है ना, आर ड्रॉन फ्रॉम द कार्ड्स एट द सेम टाइम इफ द प्रोबेबिलिटी सच दैट, अब ये इंटीग्रेशन आ गया इसमें, कोई नहीं, 0 to a, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 0 to a x² माइनस 2bx प्लस 3c dx बराबर 0। यहीं से ए बी सी निकालेंगे, एक इक्वेशन बनेगी खैर, तो ये हो गया a³/3 माइनस b/2, तो हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस b, 2b 2 कैंसिल, a²/2 प्लस 3ca बराबर 0। कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी भैया ना, a³/3 वही /2 फिर से गलती से लिख दिया, हाँ ये आ गया।
तो ये आ गया ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 9ac। ए तो 0 है नहीं, उड़ा दो। तो यहाँ से a² की वैल्यू आई है हमारे पास 3ab माइनस 9c, 3 टाइम्स ab माइनस 3c, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है। ए बी सी तो 1 से 10 तक के नंबर है ना, तो a², मैं ये बोल सकता हूँ क्या यहाँ से कि a जो होगा वो 3 का मल्टीपल ही होगा। सब इंटीजर है, 3 बाहर आ रहा है। और a3 का मल्टीपल चेक कर लो आप, a3 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 9, 3 ही तो आया ऑप्शन। अब a3 है तो ये बन जाएगा 9 इज इक्वल टू 3ab माइनस 3c। तो 3 बराबर, ए को तो 3 लिया, 3b माइनस 3c, तो 1 बराबर b माइनस सी। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, तो b 2 हो गया, c 1 हो गया। एक केस बना यहाँ से। ए अगर 6 है तो 36 बराबर 6b माइनस 3c, तो ये आ गया 4 बराबर, है ना, 3 3 9 4, ठीक है, 2b माइनस सी। अब ए 6 है तो b उससे छोटा ही लेना है हमें, तो 5 लिया तो 10 माइनस, यहाँ से ऐसे लिख दो ना, c बराबर 2b माइनस 4, तो b 5 तो c 6 आ जाएगा, गलत हो गया। b 4 तो c भी 4, गलत हो गया। b 3 तो c 2, बस आगे आएगा नहीं, तो एक ये मिल गया। 2 आंसर मिले अभी तक हमें। 9 पर 81 3 9b माइनस 3c, तो फिर से ये 3 3 9, 9 बाहर, 3b माइनस सी, तो c बराबर 3b माइनस 9। तो 8 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 5 15 माइनस 9 6, वो भी नहीं ले सकते, 6 आ जाएगा, है नहीं। ए अगर 9 है, बी को मैंने लिया 5, तो सी 6 आ गया ना, नहीं हो सकता। बी 4 लिया तो सी 3 आ गया, ये हो सकता है। फिर 3 पर तो 0 आ जाएगा, हो ही नहीं सकता। यहाँ से भी एक ही मिला, तो टोटल हमारे पास 3 फेवरेबल केस मिले, 3 सॉल्यूशन मिले एबीसी के यहाँ से। तो 3 अपॉन टोटल कितने केसेस थे, 10c3, 3 अपॉन 10c3 बताना है कितना होगा। तो ये 18 4 9 9, 1/40, 40/10, 4 हो जाएगा आंसर, सही है ना। तो ये कैलकुलेशन थी इंटीग्रेशन वाली इसमें। नेक्स्ट देखिए, एन फेयर कॉइन्स आर फ्लिप्ड वंस द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 2 ऑफ द कॉइन्स शो अप एज हेड्स इज 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ हेड। ये तो सिंपल सवाल बाइनोमियल का। ज्यादा से ज्यादा 2 कॉइन हेड पर, 2 कॉइन पर हेड आए तो या तो 2 पर आए या 1 पर आए या किसी पर नहीं आए। ये आपको, अच्छा ये 1/2 दिया, एन निकालना है, तो ये थोड़ा सा हमारे पास प्रॉब्लम ये आएगी, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, है ना, यही बात है, बाकी तो कोई बात है ही नहीं। तो हिट एंड ट्रायल से करेंगे, और नहीं तो कैसे करेंगे। एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, 1 2 3 4 शुरू हो जाओ, कि जहां आंसर मिल जाए रुक जाना। तो 1 पर नहीं है, 2 पर नहीं, 12 बराबर, ये तो 4 ही है, 3 8 ही है, ये तो 4 पर 16 हुआ, लेकिन वो 16 वहीं हो गया। 5 पर देखो, 5 ही आंसर है इसका, ये 32 और ये 25 और 5 30 और 2 32, तो n बराबर 5। यहाँ के बाद तो हिट एंड ट्रायल से ही करेंगे, है ना, और कोई तरीका थोड़ी ना हमारे पास। फिर सिंपल सवाल है, बस हिट एंड ट्रायल है। नेक्स्ट देखिए, 4 पीपल सिट अराउंड अ टेबल, राउंड टेबल, ईच पर्सन नोइंग हिज 2 एडजेसेंट ओनली। अच्छा, वो सिर्फ अपने आसपास वालों को ही जानता है। ऐसे 4 लोग हैं, तो ए केवल बी और सी को जानता है, बी केवल ए और डी को जानता है, इस तरह से।
the probability that someone is sitting next to someone, the probability that someone is sitting next to someone he doesn't know is p by q, मतलब 4 people say each person knowing to only the 4, अच्छा पहले ये उठ के चले गए, अच्छा अपन ने यहीं तक ही पढ़ा था ना, अपने आसपास वालों को जानता है, अब ये चारों उठ के चले गए, घूम फिर के वापस आ गए और बैठ गए, आप कहीं पर भी बैठ गए, द प्रोबेबिलिटी दैट समवन इज सिटिंग नेक्स्ट टू समवन ही डजंट नो, अच्छा ठीक है भाई, ऐसा है 4 लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ आसपास वालों को जानते हैं, अब ये घूमने चले गए और आके रैंडमली बैठ गए, अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि किसी भी रैंडमली कोई भी समवन इज सिटिंग नेक्स्ट टू समवन ही डजंट नो, तो मेरे ख्याल से इसमें तो जनरली हर केस लेने की जरूरत नहीं, किसी एक के लिए सॉल्व कर दो, क्योंकि इसने यही बोला है समवन फॉर समवन, जैसे ए के लिए मैं सॉल्व करना चाहूँ, भाई ए अभी किस किस को जानता है, बी और सी को जानता है, ठीक है, अब घूम फिर के आए और ए कहीं भी बैठ गया, कहीं भी ले लो कोई भी जगह, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, हर बार आंसर वही आएगा, कहीं पर भी ले लिया मैंने, अब 3 प्लेस है, ये केवल एक को नहीं जानता, किसको, डी को, है ना, बी और सी को तो जानता था, ये केवल डी को नहीं जानता, अब फिर मेरे को बी और सी कहीं भी बैठे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे सिर्फ ये बताना है डी या तो यहाँ या यहाँ बैठ जाए, तो डी के पास बैठने के 3 तरीके हैं, फेवरेबल केस 2 हैं, 2/3 आंसर हो जाना चाहिए इसका, 2/3 मतलब 2 + 3 5 हो जाएगा, जो भी आंसर आपसे पूछा है, तो आंसर 2/3 हो, आप किसी के लिए भी सॉल्व कर लो, इसने साफ साफ लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट समवन इज सिटिंग नेक्स्ट टू समवन, तो हर बार यही आएगा 2/3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, each of 10 passengers board any of the 3 buses randomly which has no passenger initially, तो फंक्शन वाला सवाल टाइप से है, द प्रोबेबिलिटी दैट ईच बस हैज गॉट एटलीस्ट 1 पैसेंजर इज दिस, तो टोटल केस तो क्या होंगे, हर पैसेंजर के पास 3 तरीके हैं, 3 × 3 × 3 × 3 3 की पावर 10, फेवरेबल क्या होगा, फेवरेबल होगा कि जब ऐसे आपके पास 10 बसें, 3 बसें हैं और 10 लोग, तो टोटल में से वो माइनस कर दें, जब तीनों बसों में से किसी एक बस को खाली छोड़ दिया होगा, तो किसी एक बस को खाली छोड़ दिया होगा, तो कोई 2 बसें सेलेक्ट की 3 से 2 से, और उसमें जाने के तरीके 2/10, लेकिन उसमें वो केस भी आए होंगे जब सारे के सारे यहाँ चले गए होंगे, सारे के सारे यहाँ चले गए होंगे, तो उसको ऐड करना पड़ेगा 3C1 1/10, ये आंसर आ जाएगा। ये पीएनसी में इस तरह के हमने कई सवाल किए हैं और इसी एक्सप्रेशन में आंसर दे रखा है, तो ए 3 है, सी 10 है, बी 2 है, C/B प्लस है 10/5 2 आ जाए, सही है आंसर। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स हाफ ऑफ द कार्ड्स आर रैंडमली रिमूव्ड विदाउट लुकिंग एट देम, फ्रॉम द रिमेनिंग 3 कार्ड्स from the remaining cards 3 cards are drawn randomly, the probability that all are king। देखो इस तरह के सवाल आपको क्लास में भी जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि जब कभी भी आपने कुछ कार्ड निकाल के रख दिए बिना उनको देखे हुए, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, देखने नहीं, जब देखा ही नहीं है तो क्या फर्क, जैसे मान लो ऐसे देखें कि हमारे पास ताश के पत्ते हैं 52 पत्ते, है ना, आपको ये बोला कि ऊपर से 12वां पत्ता किंग है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, अरे तो पहले 11 के बारे में आपको जब कुछ पता ही नहीं है तो कोई भी पत्ता निकालो, उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी जो पहले की है, जो दूसरे की है, जो तीसरे की है, दूसरा निकालो क्योंकि हमें पता ही नहीं ना ऊपर क्या है, ऐसे आधे निकाल के रख दिए, तो अब किंग होने की वही होगी जो पहले किंग होने की थी, 4/52। अच्छा ऐसे समझो इसको कि एक बर्तन में पानी है, उसमें आपने नमक डाल दिया, नमक घोल दिया, है ना, और आधा पानी निकाल के रख दिया या 1 गिलास निकाल के रख दिया, अब जो उसका कंसंट्रेशन था नमक का वो चेंज हो जाएगा क्या पानी में, वही प्रोबेबिलिटी, तो वही चांस की कितना पार्ट नमक आएगा कुछ भी निकालने पर, तो सेम ही रहेगा, चाहे आप पूरे भरे हुए में से निकालो, 1 गिलास में से निकालो, एक बार मिक्स करने के बाद वही यहाँ पर है कि रैंडमली आपने बिना देखे अगर 26 हटा दिए तो सारे के सारे केस लेके करोगे, या सीधे सीधे ये लाइन आप सोचो ही मत की लिखी हुई है, बस इतना देखो, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ये पढ़ो और फिर सीधे ये पढ़ो,
कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सवाल में। समझ गए? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस पोर्शन को काट भी दूं तो भी सवाल का आंसर सेम रहेगा। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर किंग। ये बिल्कुल फर्जी सा सवाल हो गया एकदम, और यही करना है हम। ऑल आर किंग, 3 कार्ड ड्रॉ किए, ऑल आर किंग की प्रोबेबिलिटी बतानी, तो वही 52 वाला करेंगे, यही मान के चलेंगे। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, मैंने ये नहीं कि सवाल चेंज कर दिया, सवाल यही है भाई, काटने का मतलब ये नहीं कि सवाल चेंज कर दिया, मैं बोल रहा हूँ फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो 52C3 टोटल, किंग कितने हैं 4, 4C3, बस यही आंसर होगा। 4/52 51 50 अपॉन 6, 1/λ है तो 24 24 पूरा कट जाएगा, ये 24 है तो ये गया सॉरी 6 और 13, तो 6 ये हो गया 3 25 3 17, 1/13 इंटू 17 इंटू 25 प्राइम डिवाइजर्स 13 17 5, 3 प्राइम डिवाइजर से 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी फॉर विच लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एग्जिस्ट फाइनाइटली। ए और बी क्या बोले हमें, पॉसिबल आउटकम ऑफ थ्रोइंग ए पेयर ऑफ नॉर्मल डाई। तो पी और क्यू ये कितने चांस हो गए हमें, 36 हो गए, 1 1 1 2 1 3 से 1 6 2 1 2 2 2 3 से 2 6। अच्छा ये तो लिमिट का सवाल हो गया ना, लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं अपन। cos x की पावर है 1 + 1 माइनस कर देते हैं, cos x - 1 पावर a, cos x - 1 पावर a और x पावर b, तो ln 1 + fx अपॉन fx, ये तो 1 हो जाएगा, और इधर 1 - x इफेक्ट वही कर देते हैं, तो 1 1 गया, तो ये हो गया -1/2 है, x की पावर 2 है अपॉन, है ना। तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x² है, 1 + ln cos x, a तो बाहर ही निकाल लो ना, क्यों फालतू परेशान होना, a को तो बाहर निकाल लो आप, लॉग है, a को बाहर निकाल, a को बाहर निकाल, a को बाहर निकाल, तो a को बाहर निकाल। अब ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब b की वैल्यू या तो 2 की पावर या तो 0 हो या 1, और 0 भी नहीं हो सकता, 1 और 2, क्योंकि डाइस के आउटकम आएंगे। a चाहे कुछ भी हो, लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, 0 तो नहीं बोला ना, फाइनाइट बोला है, तो a कुछ भी हो, a पे फर्क नहीं पड़ता, बस b के पास केवल 2 चांस हैं, 1 आए या 2 आए, तो a का तो 6/6, b का 2/6, तो 1/3 आंसर। प्रोबेबिलिटी लिखनी है 1/3 q - p, 3 - 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ऑल द फेस कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स आर रिमूव। अब देखो यहां पर फेस कार्ड रिमूव किए, बता आपको, तो फेस कार्ड निकले, पहले जो निकाले थे हमने, इससे पहले के पहले जो सवाल किया था उसमें आधे कार्ड निकाल लिए बिना देखे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ आपको पता है पहले से कि फेस कार्ड निकाले, तो फेस कार्ड मतलब JQK 3, ये 4 4 4 4, ये सब निकाल दिए, 12 कार्ड निकाल दिए, 40 कार्ड बचे हैं अब आपके पास। फ्रॉम द रिमेनिंग पैक हाफ ऑफ द कार्ड्स आर रैंडमली रिमूव्ड विदाउट लुकिंग एट देम, ये चीज भी आ गई, तो 40 में से 20 निकाल दिए बिना देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मत पढ़ो आप इसको, भले पढ़ो ही मत। रैंडमली ड्रॉन, बस 2 कार्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, मतलब 40 में से ही निकालेंगे हम तो। प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड्स ड्रॉन आर बोथ एसेस, तो 40 में से काम करेंगे, टोटल 40C2, फेवरेबल कितने एस हैं, 4 एस हैं, 4C2, ये आंसर आना चाहिए। अच्छा उसने उस फॉर्म में करके लिख रखा है, कोई नहीं, हम तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, लेकिन उतनी महंगी कैलकुलेशन नहीं करेंगे परेशान करने वाली, कि कौन से आधे निकाले, 3 1 एस निकाला, 2 एस निकाले, आधे में से 3 एस निकल गए, आधे में से 4 एस निकल गए, कुछ नहीं करना, आप तो इसको सॉल्व कर लो।
ये है, और इसको भी लिख दो 38 20 18 40 20 20 20 इंटू 19 इंटू 2, इसको सॉल्व करके पी आ जाएगा भाई, और सही आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये 2 गए, इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले, 20 फैक्टोरियल गया पी, फिर इधर 20 इंटू 19 बचेगा तो ये भी चले गए, इधर 40 इंटू 39 बचेगा तो ये भी चले गए, और 20 इंटू 19 6/40 39 ये भी गए, ये भी गए, तो पी 6 आ गया सीधे सीधे P6। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आधे आपने देखे या नहीं देखे। तो ये अपने क्वेश्चंस थे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, पहले आपको खुद ट्राई करने हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर इस सॉल्यूशन से आपको मदद लेनी है, देखने हैं। तो इसी तरह से और भी चैप्टर्स आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडवांस प्रिपरेशन।